दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है तो आप लोगों के माइंड में आएगा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज बताऊं, भारत में 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे और ये यूनिवर्सिटी 800 सालों तक लोगों को ज्ञान देती रही। लेकिन दोस्तों एक इंसान ने इस यूनिवर्सिटी को पूरी बुरी तरह जला दिया और लगभग 3 महीनों तक इसकी लाइब्रेरी जलती रही और इसके अंदर जो भी ज्ञान का खजाना संभाल कर रखा हुआ था वो उस इंसान की वजह से पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है जो आज तक उसे रिकवर नहीं किया जा सका। तो चलिए दोस्तों भारत के उस महान यूनिवर्सिटी के इतिहास और उसको क्यों डिस्ट्रॉय किया गया उसके बारे में जानेंगे। Nalanda is one of the greatest universities of the world. From 5th century onwards, having such a very big university, where students had come from different parts of the world. Nalanda has very old Buddhist tradition. It was a huge place. The range of the university is said to be 10 kilometers. 8th century is after destruction of ancient Nalanda, re-establishing Nalanda in its second avatar. तो चलिए दोस्तों सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ना, आलम, दा। इसका मतलब ये होता है कि नो स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत 5th और 6th सेंचुरी में हुआ था, गुप्ता डायनेस्टी के दौरान। हाँ, वही गुप्ता डायनेस्टी जिसके रूल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर रहने की भी सुविधा थी और आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि वहाँ के एक ब्लॉक में 35 कमरे हुआ करते थे और वहाँ के हर एक कमरे में एक स्टूडेंट रहता था। और ऐसा नहीं था कि वहाँ के एक ब्लॉक के अंदर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। जैसे कि वहाँ के एक ब्लॉक के अंदर लिटरेचर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ लिटरेचर वाले ही बैठेंगे, और जैसे दूसरे ब्लॉक के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ही बैठेंगे। और ऐसे ही वहाँ पर 300-400 ब्लॉक हुआ करते थे और वहाँ के हर एक ब्लॉक में एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जैसे कि लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, फिजियोलॉजी, लॉ, मैथ्स, साइंस, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मेडिसिन और भी बहुत सारी सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता था। और उस समय उन सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। और इस यूनिवर्सिटी में एक समय में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट और 2700 से भी ज्यादा टीचर रहते थे और ये सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे और शिक्षा को प्राप्त करते थे। और ये ऑल ओवर उस समय एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुआ करता था और ये यूनिवर्सिटी सभी लोगों को फ्री में शिक्षा देती थी। और नालंदा में सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, श्रीलंका समेत कई दूसरे देशों के शिष्य भी पढ़ाई करने के लिए आते थे। चाइनीज मंक्स जैसे कि युआंग जेंग, यिंग जिंग, हाउ चाउ यहाँ पर पढ़ चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। और अलग अलग दौर में यहाँ पर कई महान टीचर्स ने पढ़ाया है, जैसे कि नागा अर्जुना, बुद्ध पालिका, शांता रक्षिता और आर्य देवा जैसे स्कॉलर्स और मंक्स यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते थे। और फिर वहाँ के सभी लोग सीखते थे और अपने देश में जाकर वो नॉलेज को स्प्रेड करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में जितने सारे लेक्चर होते थे वो सबको डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता था ताकि वो नॉलेज आगे आने वाली जनरेशन को ये सारी चीजें मिल सके। पर पुराने जमाने में डॉक्यूमेंटेशन को स्टोर करने के लिए एक ही तरीका हुआ करता था, उसे मैनुअल स्क्रिप्ट और बुक के फॉर्म में किसी लाइब्रेरी में रख दिया जाता था। और यहाँ तक कि तिब्बत के दलाई लामा ने ये कहा है कि तिब्बत की जो बौद्ध परंपरा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी की सीधा कंटिन्यूएशन है। और इसके बाद आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख रह चुके हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि नालंदा सिर्फ इंडियन कल्चर और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च का भी एक एपिक सेंटर हुआ करता था। और 800 सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब साल आता है 1193, भारत में एक ऐसे आदमी ने कदम रखा जो पूरी दुनिया को हजारों सालों पीछे लेकर चला जाता है। उसका नाम था बख्तियार खिलजी और वो अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था। और साल 1193 में वो भारत में आया था और अपनी सल्तनत पूरे भारत में फैलाते गया और धीरे धीरे दूसरे राज्यों पर हमला करके अपना बनाना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही, जो आज तक पूरी दुनिया इस चीज को अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। बख्तियार खिलजी जब पूरे भारत में अपनी सल्तनत को फैला रहा था तभी उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझने लगता है। और उसके साथ जो हकीम आए थे वो भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में खिलजी को किसी ने ये बताया कि अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको ठीक कर सकता है और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख
आचार्य राहुल श्री भद्रा। लेकिन तभी भक्तियार खिलजी ने ये कहा कि मैं किसी गैर मुसलमान से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन जब उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है तो बख्तियार खिलजी इलाज करवाने के लिए मान जाता है और वो बोलता है कि अगर वो आचार्य इतना ज्यादा बुद्धिमान है तो मुझे बिना दवाई दिए ठीक करके बताए। तो आचार्य जी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद उसको एक कुरान पढ़ने के लिए देते हैं और खिलजी उस कुरान को पढ़ना शुरू कर देता है और बस कुछ ही दिनों में ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगती है। और ये देखकर खिलजी एकदम दंग में हो जाता है कि उसकी तबीयत इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई और वो उसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है। और तब आचार्य जी ने ये बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, तो इसकी वजह से जब वो पन्ने को पलट रहे थे तो धीरे धीरे वो दवाई उनके बॉडी में ऑब्जर्व होते गया। और बस यही सब चीजें देखकर उसको बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरे धर्म और देशवासियों के पास इतनी अच्छी शिक्षा और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास नहीं है। और तभी वो फैसला लेता है कि अगर उसको पूरे भारत में कब्जा करना है तो उसको उसके पहले वहाँ के ज्ञान के सोर्स को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर वो पूरे देश का कब्जा कर सकता है। और बस इसी की वजह से खिलजी पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा देता है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया का ज्ञान का सेंटर हुआ करता था। और इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद 90 लाख किताब को जलने में 3 महीने लग गए थे और उसके अंदर बहुत सारी मैनुअल स्क्रिप्ट की ओरिजिनल फॉर्म भी थी जो कभी भी दोबारा रिकवर नहीं की जा सकी। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगा कि इतना ज्यादा समय इसलिए लग गया क्योंकि उस समय कागज नहीं हुआ करता था, पांडुलिपि होती थी जो मोटे मोटे लकड़ियों के छाल पर लिखा जाता था, तो इसलिए उसको जलने में इतना ज्यादा टाइम लगता था। और ये हमारा इंडियन इतिहास नहीं कह रहा बल्कि 12th सिस्टम में छपी हुई एक पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन सिन्नाजी सिराज ने खुद अपनी एक किताब तबाकत-ए-नसीरी में इस घटने का पूरा उल्लेख किया हुआ है। खिलजी जब नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसका फिर भी मन नहीं भरता, तो वो बिहार के 2 यूनिवर्सिटी विक्रमशिला और उदंतापुरी को भी जलाकर राख कर देता है। दोस्तों ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है जो सिर्फ एक इंसान की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान जलकर राख हो जाता है। तो आप ही लोग सोच कर देखो, अगर खिलजी ने इस लाइब्रेरी को नहीं जलाया होता तो आज भारत कहां से कहां पहुंच गया होता। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपको मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।